अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट है स्टार्ट करते हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट। ठीक है, तो इससे पहले हमने, अगर ये आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे हमने ऑर्थोगोनल सेट्स देखा था। ऑर्थोगोनल सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक ऐसा सेट है, तो यदि हमारे पास एक ऐसा सेट है V1 V2 Vn एलिमेंट्स का एक सेट है जिसके अंदर जो सारे वेक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि यदि हमारे पास Vi, ठीक है, यदि हमारे पास वेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि यदि हम Vi एंड Vj, Vi और Vj का हम लेते हैं इनर प्रोडक्ट, वो क्या होता है 0। जब I इज नॉट इक्वल टू j तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेट है ये है ऑर्थोगोनल सेट। अब यदि हम ऑर्थो नॉर्मल सेट की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल सेट कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ऑर्थोगोनल सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ऑर्थोगोनल प्लस हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि हमारे पास जो सारे वेक्टर्स हैं Vi जो वेक्टर्स हैं, Vj जो वेक्टर्स, इनकी एक प्रॉपर्टी और हो जाती है कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं इनका जो नॉर्म होता है Vj, है ना, ये नॉर्म केवल क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो हमारे पास डेफिनेशन में है कि हमारे पास V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स V एंड सच दैट, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि पहली बात कि उनका जो नॉर्म है सबका Vi का वो इक्वल टू 1 है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। इसका मतलब कि जो हम Vi का Vi से इनर प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसके अलावा Vi का Vj के साथ जब I इज नॉट इक्वल टू j तब वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब Vi यदि इनर प्रोडक्ट हो रहा है Vj से तब तो वो 0 आएगा, वो 0 आएगा जब I इज नॉट इक्वल टू j, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाँ 1 के इक्वल जब I इज इक्वल टू j। तो ये हमारे जो सेट ऑफ वेक्टर्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे ऑर्थो नॉर्मल सेट। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन देख ली ऑर्थो नॉर्मल सेट की। अब हम बात करते हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस की। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या होती है, देखो पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल सेट होना चाहिए। बेसिस V1 to Vn of V is said to be orthogonal basis if हमारे पास Vi और Vj का यदि हम इनर प्रोडक्ट लें तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्रॉनिकल डेल्टा Ij की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है बेसिस है इज ऑर्थोनॉर्मल इफ ओनली इफ ईच ऑफ वेक्टर इट इज यूनिट लेंथ एंड दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जो हमने अभी प्रूफ किया है वो लिखा है लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थ्योरम 13.6 पे। ठीक है, 13.6 थ्योरम के अनुसार एवरी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमको प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल सेट है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हमको प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं लेट V1 V2 Vm बी ए ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अब इसको क्या प्रूव करना है हमको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो जिस भी वेक्टर्स को हम लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं उनका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लिया AI और Vi का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब Vi का स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हम यहाँ पे I इक्वल टू 1 to m हमने ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब इसको 0 कर देते हैं और अल्फा i's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो सारे अल्फाइज हैं, सॉरी अल्फा नहीं, VI's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली सारे जो अल्फाई है वो 0 होने चाहिए। जब ये 0 है तब क्या होना चाहिए, सारे अल्फाइज 0 होने चाहिए, तब तो ये हमारा सेट क्या कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको लिए हमने इसको जैसे इक्वल टू 0 किया जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था। अब हम इसका एक चीज कंडीशन, अब यहाँ पे मतलब हमको क्या कंडीशन पता है कि ये क्या ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, तो अब हम वैसे जैसे पिछली बार किया था कि हम जो सारे अल्फाइज हैं VI's हैं इनका हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं किससे, इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं Vj से। तो अल्फा I Vi तो है ही, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे Vj से और बाय डेफिनेशन ये
बाय डेफिनेशन ऑफ ये हमारे पास, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये जो है अल्फा आई वी का समेशन ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 वी जे, ठीक है, इक्वल टू 0। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई 0 बाय दिस डेफिनेशन, है ना। अब यदि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, समेशन अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to m एंड ये हो जाएगा अल्फा आई और वी आई अंडर प्रोडक्ट वी जे, और ये इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन, अबाउट डेफिनेशन, ठीक है। अब हमको पता है कि ऑर्थोनॉर्मल जो बेसिस होती है उसके अंदर जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, तो उसमें जब i इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जस्ट हमने प्रूव ऊपर किया था कि वैल्यू जब i इज नॉट इक्वल टू तब 0 हो जाती है और i इक्वल टू j पे वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, समेशन अल्फा आई क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, ठीक है, j इक्वल टू 1 to m के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास i इक्वल टू जे और हाँ ये इक्वल हमको इक्वल दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा i इफ i इज इक्वल टू j और 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। और ये राइट साइड किसके इक्वल दिए, तो i इक्वल टू जो हो जाएगा उसके ये वैल्यू अल्फा ही हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू सब किसके इक्वल हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने प्रूफ कर दिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमने वो प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल सेट है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर इवन टू en आर्मी के अंदर ये क्या होते हैं, बेसिस होती है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। यहाँ पे सब हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है, ये देख लें। अब हम थ्योरम 11.7 पे आते हैं कि V हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है और AI हमारे पास B ए ऑर्थोनॉर्मल सेट है। देन फॉर एनी सेट ऑफ वेक्टर V हम क्या कर सकते हैं, एक u डिफाइन कर सकते हैं, u जो किसके इक्वल है, v माइनस समेशन वी आई, v इस प्रकार से डिफाइन करा है u को। अब जो ये u बना है, u इज ए ऑर्थोगोनल टू ईच vj, ठीक है। तो यहाँ से हम ये जो u बनाया है, ये u इज ऑर्थोगोनल टू ईच vj, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to m, हाँ 1 to n, ये हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसली टू द सबस्पेस जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट A, ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमको इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एंड प्रोडक्ट u विद vj, ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लेंगे तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ से u की डेफिनेशन इसको ऐसे ओपन करके ले सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, इन प्रोडक्ट vj लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये v है, ये vj से हो जाएगा माइनस ये जो समीशन है इस vj से हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दिया हमने इसको, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद में ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है vi vj, और vi vj को हमको पता है vi vj की वैल्यू किसके इक्वल है, vi vj की वैल्यू डेल्टा i j के इक्वल है, बिकॉज vi vj इज ए ऑर्थोनॉर्मल सेट के एलिमेंट है। तो यहाँ से हो गया। अब इसकी वैल्यू होगी 1 जब i इज इक्वल टू j, ठीक है। तो i इक्वल टू j होगा, तो यहाँ से हमने i इक्वल टू j पे यहाँ पे i इक्वल टू j रख दी, रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में vj चल रहा था, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमने कहा u इज ऑर्थोगोनल टू ईच vj, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में हमको क्या प्रूफ करना था कि एंड कॉन्सिक्वेंसली टू द सबस्पेस जनरेटेड बाय ऑर्थोनॉर्मल सेट A, ठीक है। तो अब हमको ऑर्थोनॉर्मल सेट A है, इसका सबस्पेस जनरेटेड है उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
दिखाने के लिए कि सब स्पेस जनरेटेड बाय ए क्या है, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक W को एक एलिमेंट ले लेते हैं सब स्पेस जनरेटेड बाय ए में, ठीक है। अब बिकॉज देखो सब स्पेस जनरेटेड बाय में बताया तो यहाँ पे क्या चीज़ है, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो वो चीज़ लिखा हुआ है कि इसके अंदर एलिमेंट किस पास होंगे, अल्फा आई वी आई के इक्वल होंगे आई इक्वल टू 1 to n, ये है सब स्पेस जनरेटेड बाय ए। तो यदि हमने क्या किया, W ए के अंदर लिया, इसका मतलब कि हम W को कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से फॉर्म में लिख लिया इसको W को। और यदि अब इस W का यूज से हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इस पार्ट से हो जाएगा, और ये हमको पता है अभी जब हमने प्रूफ किया U इज ऑर्थोगोनल टू वी आई तो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि U इज ऑर्थोगोनल किसके, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए के इक्वली हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि इंडक्टिव प्रोसीजर है ये, जो क्या करती है, एन ऑर्थोगोनल बेसिस फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या मतलब है, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 से लेके vn तक सेट ऑफ वेक्टर्स है, और यदि हम इसमें ये प्रोसेस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स मिल जाएगा b1 से लेके bn तक, ठीक है। सेट ऑफ वेक्टर्स मिल जाएगा b1 से bn तक, और किस प्रकार से होगा कि ये जो bi है ये क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कोई सी भी सेट ऑफ वेक्टर्स पे ये प्रोसेस लगाने पे ऑर्थोगोनल बेसिस है। ये प्रोसेस क्या है हम देखते हैं, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी विद इन प्रोडक्ट हैज ए ऑर्थोगोनल बेसिस। यही हम प्रूव करेंगे इस वाले प्रोसेस में। कैसे प्रूव करें, हमने एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर वी आई वेक्टर्स हैं, बेसिस है इसकी, ठीक है। Now we will construct a orthogonal set A। हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल सेट करेंगे A in V using वेक्टर B। इस B के वेक्टर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, हम सेट वेक्टर्स का यूज करके हम इसमें बेसिस बी के जो बेसिस के वेक्टर का यूज करके एक ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाएंगे ए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज सच वे दैट यू आई इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर टू द बी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ वी, ठीक है, सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ वी इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमको पता है कि जो बी हम यहाँ पे लेके चले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बी को क्या लेके चले, बी को लेके चले हैं v1 से लेके bn तक लेके चले हैं। अब ये क्या है, बेसिस है, ये बेसिस है, तो बेसिस है इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक नया वेक्टर u1 डिफाइन करते हैं। u1 किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, u1 डिफाइन करते हैं कि जो v1 लिया हुआ है इस v1 डिवाइडेड बाय v1 का नॉर्म। हमने क्या किया, इस v1 को कैसे डिफाइन किया, u1 को कैसे डिफाइन किया, u1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v1 का नॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम इस u1 का नॉर्म लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्म ऑफ v1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v1 इक्वल टू 1। मतलब हमने यहाँ से v1 से एक ऐसा वेक्टर u1 जनरेट कर दिया जिसका नॉर्म क्या है, 1 है, ठीक है। और अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि u1 किससे जनरेट हुआ है, u1 जनरेट हुआ है v1 से, इसलिए हम कह सकते हैं u1 इज ए लीनियर स्पैन ऑफ v1, thus u1 फॉर्म्स ए ऑर्थोगोनल सेट इन v। फिर अब यदि हम बात करते हैं u1 की तो ऑर्थोगोनल सेट हो गया। यदि ओनली u1 की बात करें, अब ओनली u1 की एक ही है ऑर्थो, इसका नॉट 1 तो ऑर्थोगोनल सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक W2 जनरेट करते हैं। W2 कैसे जनरेट किया हमने, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था, W2 जो हमने V2 डिफाइन सेट का वेक्टर है V2, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी U1 डिफाइन किया U1 इनर प्रोडक्ट विद
v2 u1। ठीक है, क्या किया हमने, एक एलिमेंट w2 किस प्रकार से जनरेट किया है कि जो सेट ऑफ वेक्टर में से v2 उठा लिया माइनस u1 जो हमने पहले डिफाइन किया है v1 अपॉन और v1, और इसका इनर प्रोडक्ट किससे ले लिया, v2 का u1 से। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया। अब हमारे पास जो w2 आ जाएगा है ना, w2 को देख सकते हैं हम कि 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर w2 0 हो गया, w2 0 हो गया तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, इफ w2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब v2 इज इक्वल टू u1 इन प्रोडक्ट v2 u। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि v2 जो v2 है ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, u1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। ठीक है, और फिर ये हमारे पास बेसिस क्या कहते हैं, बेसिस क्योंकि बेसिस क्या एलिमेंट है, तो यहाँ से ये लिख दिया। अब सिंस यहाँ से देखते हैं हम कि since v2 is element of basis, तो it can't be written as linear combination of other element। ठीक है, अगर यहाँ हमारा w2 0 हो गया तो v2 को हम u1 के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जो कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इस फैक्ट के हो गया, इसलिए हमारा u2 0 नहीं होता, देन w2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो w2 हमने लिखा था, w2 0 नहीं हो सकता। अब हम एक नया, जैसे यहाँ पे u1 डिनोट किया था, अब हम डिनोट करेंगे u2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और u2 कैसे बनेगा, u2 बनेगा इस w2 का इस प्रकार से। ठीक है, अब यदि हम इस u2 का नॉर्म लेते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर कौन कौन से हो गए, एक हो गए u1 और u2। ठीक है, अब जहां से देखते हैं हम इसको कि पहले हमारे पास ओनली था u1, अब हमारे पास आ गया u1 और u2। अब इस सेट को वेक्टर्स को देखते हैं। अब यदि हम u1 इनर प्रोडक्ट u2 निकाल के देखते हैं तो ये लोग किसके इक्वल आएगी, देखो यहाँ पे u1 और u2 इनर प्रोडक्ट निकाला है, तो u2 को लिख दिया w2 अपन नॉर्म ऑफ w1, और u1 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब नॉर्म बाहर आएगा तो ये इस प्रकार हो गया। अब w2 को फॉर्म में से लिख दिया v2 माइनस u1। ठीक है, एंड इनर प्रोडक्ट u2 u1 इनर प्रोडक्ट u2 बाय फॉर्मूला w2 को ऐसे लिख दिया, और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, 0 आ जाएगी वैल्यू निकल के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि u1 और u2 है, इनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ ये है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट इन V है। तो यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट करेंगे u3। ठीक है, तो इसी प्रकार से u3 जैसे हमने u2 जनरेट किया, इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास ऐसे करते करते हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा u1 u2 ur। ठीक है, और जहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है ur+1 किसके इक्वल होगा, ये होगा wr+1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ wr+1। ठीक है, यहाँ पे wr+1 की वैल्यू जैसे हमने किया था ऐसे है। तो इस प्रोसेस करते हैं तो फाइनली हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा, जो कि है u1 u2 से लेके un तक। ये और ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल
बिकॉज हर एक जो यू एन है इसका भी नॉर्म 1 है, इसका भी नॉर्म है, इसका भी नॉर्म है, और ये आपस में एक दूसरे से क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ये ऑर्थोगोनल सेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम बेशल्स इनइक्वालिटी पे चलते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग if u1 u2 un is a finite orthonormal set in a inner product space V and V is a any vector in V, then ये जो हमारी इनइक्वालिटी है इसको हम कहते हैं बेशल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे क्या आगे कि इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ V is the subset subspace generated by u1 u2 un और इफ एंड ओनली इफ u1 u2 un is a basis of V। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक जो वेक्टर W इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ V माइनस समीशन I इज इक्वल टू 1 to n ui इनर प्रोडक्ट V विद ui। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर V है वो V के अंदर है, ui भी सब V में है, तो ये सारे जो सारे वेक्टर V के अंदर है, तो हमारा जो W होगा वो भी V के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम जो हमने जो W किया है, तो W जो वेक्टर है उसके नॉर्म देखते हैं। नॉर्म ऑफ W स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म इन प्रोडक्ट W बाय डेफिनेशन W, ये हो जाएगा। W के अंदर ये रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट करेंगे, तो सबसे पहले V का करेंगे, V से फर्स्ट टर्म, V का करेंगे इस सेकंड से, तो ये सेकंड टर्म आ गई, माइनस इस टर्म का करेंगे V से, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, और लास्ट वाले टर्म का यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इनर प्रोडक्ट के हिसाब से लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर दिया। अब जो फर्स्ट टर्म है इनर प्रोडक्ट V कैन रिटर्न एज नॉर्म ऑफ V का होल स्क्वायर। सेकेंड प्रोडक्ट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट V विद ui विद V, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे मॉड ऑफ V एंड ui इन प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर। ओके, और ऐसे ही सेकंड में हम यहाँ से स्क्वायर सेपरेट लिख सकते हैं। सेकंड में इस प्रकार से हो जाएगा। जो अपना लास्ट टर्म है इसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है ui uj जो है। ठीक है, हम जानते हैं कि इफ़ ui's are orthonormal then it is equal to chronicle delta ij। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस वाले टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं chronicle delta ij से। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। अब ये एज इट इज लिखा हो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज। फोर्थ टर्म में हम देखते हैं chronicle delta ij इज इक्वल टू 1 when I is equal to j and 0 if I is not equal to j। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो समीशन है I और j, जब ये समीशन यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा आई जब I इज इक्वल टू j रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट u v इनर प्रोडक्ट v विद uj और इनर प्रोडक्ट v विद ui और uj है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब i इज इक्वल टू j कर देंगे तो ये ui इज इक्वल टू uj हो जाएगा, जिसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, और बाकी जो टर्म होंगे उसमें समेशन, मतलब बाकी जो टर्म होंगे सारे जीरो हो जाएंगे, ओनली बचेगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे समेशन हमारा जाएगा j इज इक्वल टू 1 to n, बाकी टर्म जीरो, ओनली uj वाले टर्म रह जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्योंकि i इज इक्वल टू j, तो हम uj या ij इसको चाहे हम ऐसे लिखें या फिर समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to n लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से आने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ये, ठीक है, और ये जो टर्म है, ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगी इस टर्म से, बिकॉज बोथ आर सेम, कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में बचेगा हमारे पास ये टर्म एंड ये सेकंड ये टर्म।
ठीक है। और हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर डब्ल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन ये जो हमारी वैल्यूज आई है, ये वैल्यू ये हमेशा क्या होंगी, ये जो पूरी वैल्यू ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो ये टर्म है ये इज लेस देन इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रूफ हो गई बेसल्स इनइक्वालिटी, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें प्रूफ करना था कि जो हमारी इक्वालिटी है वो तभी होल्ड करेगी इफ u1 u2 un इज ए बेसिस ऑफ v, हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी थी ये इट इज इक्वल, इक्वालिटी होल्ड्स करती है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही हमारी जो इक्वलिटी होल्ड्स कर जाएगी, इसका मतलब कि जो हमने ये जो टर्म डिफाइन की थी, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, हमने किया है डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वी विथ यू आई। ये जो हमने डिफाइन किया था, ये हमने डिफाइन किया था। जैसे ही इक्वलिटी होल्ड्स करेगी तो ये जो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, या फिर और v का जो स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वी यू आई। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे ठीक है। तो यहाँ से जब W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमने देखो स्टार्टिंग में W का डिफाइन किया था, W डिफाइन किया था, ये जो हमारा वेक्टर था W ये डिफाइन किया था, तो W इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू समेशन यू आई इनर प्रोडक्ट V माइनस V यू आई। ये हमने लिख दिया इफ, तो W इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा ऐसा है जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो V है, V क्या है, V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर यू आईज, U का लीनियर कॉम्बिनेशन है बाय दिस इक्वेशन। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब कि V किसके सब स्पेस में है, सब स्पेस जनरेटेड बाय ये जो वेक्टर है उसके सब स्पेस में है V। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास ये बेसिस है। बेसिस क्यों, क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या किया कि हमको पहले पता है कि यू आईज आर ऑर्थोनॉर्मल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यू आईज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सेकंड हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड यू आई। इसका मतलब फर्स्ट तो ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ से क्या से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ यू आईज जो हमारे वेक्टर्स है इज इक्वल टू V। मतलब यू आईज का जो सब स्पेस है लीनियर स्पैन है वो V को जनरेट कर रहा है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। और लीनियर स्पैन इसका मतलब ये क्या है, बेसिस, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारे जो नया टॉपिक है कि एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है क्या, यदि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो कि डिफाइन है V से V डैश के अंदर, देन वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम पहले भी हमने देखा था जब डुअल मैप हमने पढ़ा था। तो यहाँ से इसको यदि मैं डिफाइन करूँ तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ एडजॉइंट की। इफ T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V डैश, देन एडजॉइंट ऑफ T is denoted by T star, ठीक है, which is also known as dual map of T, is a map V dash star to V star। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया जो कि V डैश स्टार से V स्टार में होता है, जहाँ पे V डैश स्टार इज ए डुअल स्पेस ऑफ V dash and V star is a dual
स्पेस ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो डुअल, तो एडजॉइंट ऑफ टी इज मैप टी स्टार फ्रॉम वी डैश स्टार टू वी स्टार सच दैट कि वो क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि टी स्टार ऑफ वी डैश इनर प्रोडक्ट विद वी इज इक्वल टू वी डैश टी वी। ये याद रखना हमको, ये जो कोई मैप टी स्टार यदि ये और इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इट इज एडजॉइंट ऑफ टी कहलाएगा। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम कि इफ T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ फाइनल डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस V2 V डैश, देन T1 प्लस T2 का जो एडजॉइंट होगा वो T1 एडजॉइंट प्लस T2 एडजॉइंट, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास एक मैप है T1 जो कि V से V डैश में है, इस बार से T2 V से V डैश में है। ठीक है, तो इनका जो T1 प्लस T2 का वो भी मैप V से V डैश में होगा। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब यदि हमको प्रूफ करना है कि T1 प्लस T2 का जो स्टार है इसको यदि इक्वल टू प्रूफ करना है T1 स्टार प्लस T2 स्टार के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैप T1 प्लस T2 है उसका डुअल मैप लेना पड़ेगा जो कि T1 प्लस T2 का स्टार। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डुअल मैप लेने के लिए हम जो डुअल मैप डेफिनेशन ऊपर दी हुई है इसके अंदर यदि हम T को रिप्लेस कर दें T1 प्लस T2 से, तो यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने, राइट हैंड साइड में V डैश, राइट हैंड साइड में T को रिप्लेस कर देते हैं T1 प्लस T2। तो जैसे हम यहाँ पे T1 प्लस T2 से रिप्लेस कर देते हैं ऑफ V से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ रिप्लेस किया तो बाय डेफिनेशन T1 प्लस T2 इज ए लीनियर मैप, इट कैन बी रिटन एज T1V प्लस T2V। ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज V डैश इनर प्रोडक्ट विद T1V प्लस T2V। ठीक है, अब क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, V1 डैश इनर प्रोडक्ट T1 प्लस इनर V डैश इनर प्रोडक्ट विद T2। अब बिकॉज T1 इज ए लीनियर ट्रांसमिशन, तो ये जो टर्म है V डैश T1V इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ T की डेफिनेशन से लिख सकते हैं इसको T1 स्टार V डैश कॉमा V, जो ये टर्म है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। और सेकंड है इस टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ जो हमारे डुअल मैप या फिर एडजॉइंट ऑफ T, उसके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब वापस लीनियरिटी प्रॉपर्टी से फर्स्ट आर्गुमेंट में दोनों का समीशन हो जाएगा और वापस इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमने शुरुआत की थी V डैश इनर प्रोडक्ट विद T1 प्लस T2V से, और किसके को लिख दिया, इसको हमने इसको लिख दिया प्रोडक्ट T1 स्टार प्लस T2 स्टार V डैश V। तो यहाँ से निकल के आ गया कि हमारा जो T1 प्लस T2 का जो स्टार है, तो ये एक तरह से किसके इक्वल लिखा है, ये टर्म लिखी हुई है इसके इक्वल, T1 प्लस T2 का स्टार जो किसके इक्वल आ गया, T1 स्टार प्लस T2 स्टार के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यह एडजॉइंट ऑफ T1 प्लस T2, तो यहाँ से क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये अब जैसे जिस प्रकार से हमने T1 प्लस T2 का स्टार T1 स्टार प्लस T2 स्टार किया था, इसी प्रकार से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि T1 और T2 का जो स्टार है इज इक्वल टू T1 स्टार इंटू T2 स्टार। सेम बाय सेम डेफिनेशन हम वैसे स्टार्ट करते हैं, T1 सेकेंड टर्म में T1 T2 V हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर इसके बाद में T1 पे लीनियरिटी T1 पे हम एडजॉइंट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो T1 इधर चला जाएगा, V पे अप्लाई हो जाएगा T1 स्टार। इस प्रकार से फिर T2 करेंगे, T2 इस पूरे पे अप्लाई हो जाएगा, जो किस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 स्टार T1 स्टार, और इट इज़ इक्वल टू
T1 T2 का स्टार अप्लाई ऑन यू V, और ये इसके इक्वल है। इसका मतलब कि हमारे पास T1 T1 T2 का स्टार इज रूट T1 स्टार T2 स्टार, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एडजॉइंट ऑपरेटर डेफिनेशन लिखी हुई है कि वही जो हम देखिए कि एडजॉइंट टी का एडजॉइंट टी स्टार होता है जो यह हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। लेट V be a finite dimensional inner product space and T V to V be a linear transformation, then there exists a unique linear transformation T star such that ये जो हमारी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमको प्रूफ करना है, एक तरह से डेफिनेशन जो टी स्टार की है, ये हमको बस ये प्रूफ करना है कि जो हमारा टी स्टार है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस प्रूफ करना है और साथ में ये भी प्रूफ करना है कि यूनिकनेस ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, मतलब वो यूनिक भी होगा, ये हमको प्रूफ करना है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं ये हमारे ऑर्थोगोनल बेसिस है, और साथ ही साथ हमारे पास जो टी स्टार ऑफ पी है वो इसको इस बार से हम लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलें कि हमारे पास ऐसे है। ठीक है, इसको हम ऐसे लेके चलें। अब हम देखो इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक रिजल्ट को प्रूफ कर देते हैं, इस रिजल्ट को हम आगे काम में लेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिस के एलिमेंट है ई के, ई आई या ई के, उस पर यदि टी स्टार भी अप्लाई करें तो वो इसके वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे जो टी स्टार भी है, बाय डेफिनेशन टी स्टार भी को हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद में तो जैसे हम इनर प्रोडक्ट की लीनियरिटी प्रॉपर्टी से जाएंगे तो हमारे पास जो समीशन बाहर आ जाएगा और ये इनर प्रोडक्ट अंदर रह जाएगा। ई के जो ई के है ये ई आई के साथ चले जाएगा, और जो टी आई ई इन प्रोडक्ट विद वी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ऐसे होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमको पता है कि जब ऑर्थोगोनल बेसिस होती है तो ई आई और ई जे का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो होता है क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के इक्वल। तो यहाँ से क्रॉनिकल डेल्टा के आई के इक्वल हो जाएगा, और ये समीशन ऐसे होगा, और समीशन के अंदर जब हमारा के इज इक्वल टू आई होगा तब तो इसके 1 हो जाएगी, बाकी केस में 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे आई को हम रिप्लेस कर देंगे के से, तो ये हमारे पास के बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि यदि हमारे पास ये है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यूनिक एक्सिस्टेंस प्रूफ करने के लिए हम कोई वेक्टर u ले लेते हैं, और क्योंकि u है तो u हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब हम एक्सिस्टेंस प्रूफ करने के लिए देखो हमारे पास जो ये है, यदि हमारा ये जो वेक्टर t इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में टी यू इनर प्रोडक्ट विद v को लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे टी यू इनर प्रोडक्ट विद v। अब बिकॉज u हमारा जो वेक्टर है, u वेक्टर को यहाँ से हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लीनियरिटी प्रॉपर्टी बाद में आएंगे। सबसे पहले जो t है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये समीशन के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जाके अप्लाई हो गया हमारे पास ई आई, क्योंकि टी एक वेक्टर पे अप्लाई हो गया, एक वेक्टर पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ से अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फाई समीशन बाहर आ जाएंगे और टी ई आई वी पे अप्लाई हो जाएगा जाके। ठीक है, और जस्ट हमने अभी प्रूफ किया है कि टी ई आई वी है, इसको जस्ट हमने ऊपर रिजल्ट में प्रूफ किया जो कि किसके इक्वल आया है, ई आई टी स्टार वी के इक्वल हमने जस्ट ऊपर प्रूफ किया। इसको देखो यहाँ से जस्ट ऊपर देख सकते हैं, ये जो रिजल्ट हमने प्रूफ किया यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको टी आई ई वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने के बाद में यहाँ से हम वापस से समीशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अंदर लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगी हमारे पास यू के इक्वल। तो हमारे पास स्टार्ट किया था हमने टी यू वी से, और किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, यू टी स्टार के इक्वल हमने रख दिया। इसका मतलब कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करा तो एग्जिस्ट करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस हमने प्रूफ कर दिया। यूनिकनेस के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास टी और टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बिकॉज
ये दोनों अभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लीनियरिटी प्रॉपर्टी से T1 स्टार माइनस T2 स्टार इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे यदि u in a product with T1 स्टार v माइनस T2 स्टार v इज इक्वल टू फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v है, तो यदि अगर हम इस u को यदि यहाँ से रिप्लेस कर दें तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब कि हमारा जो ये टर्म है ये ही 0 हो जाएगा, और इसका मतलब T1 इक्वल टू T1 स्टार इज इक्वल टू T2 स्टार। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो T1 और T1 स्टार और T2 स्टार दो लेके चले थे हम, वो दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ से एग्जिस्टेंस भी इसका प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो अब जो हमारा T1 स्टार को लीनियर भी प्रूफ कर सकते हैं हम, तो लीनियरिटी के लिए जो हमारी डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन उसका एक वेक्टर ले लेंगे, उसको डेफिनेशन से ओपन कर देंगे और आफ्टर सम कैलकुलेशन इस प्रकार आएगा। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि T1 स्टार अल्फा यू प्लस बीटा डब्ल्यू कैन बी रिटर्न एज अल्फा T1 स्टार वी प्लस बीटा टी स्टार डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारी लीनियर भी प्रूफ करते हैं। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जो T1 स्टार है वो लीनियर मैप होगा, इसके साथ साथ ये एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। तो यहाँ से हमने एडजॉइंट जो मैप एडजॉइंट है उसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास कि T इज ए लीनियर मैप ऑन इनडिपेंडेंट स्पेस, देन यदि हमारा जो T है 0 मैप है तो इफ एंड ओनली इफ ये हमारा 0 फॉर ऑल यू भी। तो यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं, आसान थ्योरम है, आप प्रूव करके देख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको देखो सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा था उसके ही पहले बात एडजॉइंट होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट में कुछ नहीं करना, जो हमारे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी थी उसमें जहाँ भी T स्टार दिखेगा उसको T से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो ऐसा ऑपरेटर जिसका जो एडजॉइंट है वो खुद के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारा ऐसे में कहलाते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है T1 इक्वल टू T स्टार, तो सेल्फ एडजॉइंट होंगे। तो बाय डेफिनेशन हमारी ये जो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसे हो जाएगी, u इज इक्वल टू UTV इज इक्वल टू TUV। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। इसको हम सिमेट्रिक ऑपरेटर भी कहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, जो हमारे स्पेस के हिसाब से यदि हमारा VR है तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, BC है तो हर्मिशियन कहलाएगा। और यदि मैट्रिक्स के लिए हम बात करें तो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा, तो हमारे पास A मैट्रिक्स सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि हम किसी का T स्टार निकालते हैं, T स्टार माइनस T के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन या फिर स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। इसी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्मल ऑपरेटर भी हम कह सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है कि T स्टार T इज इक्वल टू T स्टार, तो ये नॉर्मल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, हम अब हमारे नए थ्योरम पे चलते हैं कि लेट V be a finite dimensional inner product space, let V be a finite dimensional inner product space, then linear transformation T of from V to itself is a symmetric if and only if matrix related to an orthonormal basis of V is symmetric। मतलब को प्रूफ करना है कि जो हमारा T है is symmetric if and only if जो हमारी मैट्रिक्स रिलेटेड टू T है। ठीक है, मैट्रिक्स रिलेटेड टू T है जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की है, A मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास B सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और V और A हमारे पास मैट्रिक्स है और R द मैट्रिक्स T रिलेटेड टू बेसिस भी हमारे पास है। ठीक, और हमने पिछले यूनिट के अंदर ये भी प्रूफ किया कि यदि हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की किसी बेसिस के रेस्पेक्ट में यदि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसके लिए जो इक्वेशन आती है TUI की वो इसके इक्वल आती है। ये हम पहले देख चुके हैं, तो आप अगर आपको जानना है कि कैसे लिखा तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो T सिमेट्रिक लेके चलेंगे और A को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट T इज सिमेट्रिक।
अगर टी सिमेट्रिक हो गया अपना, इसका मतलब कि सिमेट्रिक डेफिनेशन से टी यू वी इज इक्वल टू यू टी वी, ये हमारी डेफिनेशन हो गई सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यदि टी यू है, टी यू को बाय डेफिनेशन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए, फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू v होता है। तो यहाँ पे यदि हम उसे रिप्लेस कर दें, इसके अंदर ui से रिप्लेस कर दें इसको, ui tvi, ठीक है, ऐसे uvj, सॉरी ये j करेंगे j और ये i ui। बाय डेफिनेशन हम यहाँ से कह सकते हैं कि TUI इज इक्वल टू समेशन AKI एंड UK। तो इस वाली केस में हम TUI को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन के अंदर TUI को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये रिप्लेस करने का दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे TUJ को रिप्लेस करके ये लिख देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से रिप्लेस करने के बाद में यहाँ से हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारा समेशन बाहर आ जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो UK और UJ में अप्लाई हो जाएगा। इसकी यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे भी ऐसे UI और UK में इनर प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है इसके वैल्यू डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा KJ, यहाँ पे इसके वैल्यू क्रॉनिकल डेल्टा IK। तो ये वैल्यू 1 तभी होगी जब K, यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब K इक्वल टू J, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब I इक्वल टू K। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो K की जगह रिप्लेस कर देंगे यहाँ से J, तो ये हो जाएगा AJI, और यहाँ से जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हम K को रिप्लेस कर देंगे I से। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ऐसे होगी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि AJI इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, फॉर ऑल I एंड J। इसका मतलब यदि किसी मैट्रिक्स में AIJ इक्वल टू AJI, इसका मतलब वो क्या है, वो मैट्रिक्स A हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो यहाँ से आ गया A इज सिमेट्रिक। अब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल टू A, AJ इक्वल टू AI, यह मान के चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एज हमको प्रूफ क्या करना है, ए को सिमेट्रिक लेके चलना है। अब हम टू शो दैट प्रूफ करना है कि हमारा जो टी है इस सिमेट्रिक, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम मान चलते हैं ए हमारे मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट टी यूजे, इनर प्रोडक्ट विद यूजे कैन बी रिटन एज AJI, और सेम एज इट इज UI इनर प्रोडक्ट टी यूजे कैन बी रिटन एज AJI। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ से बाद दोनों डिफरेंस है, क्योंकि अब एसिमेट्रिक है। ठीक है, एसिमेट्रिक है तो यहाँ से AIJ इज इक्वल टू AJI बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ से AIJ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, AIJ को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, और AJI को यहाँ से। तो यहाँ से हमें आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये हो गया टी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हो, तो यहाँ से हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। V and V dash be a linear product space. A linear transformation T is said to be orthogonal if T U T V is equal to U V। ये डेफिनेशन होगी हमारे ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको रिप्लेस कर दें U और V को इक्वल करें तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं, यदि हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका मतलब हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से एक और रिजल्ट है, यदि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोनोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ये हो जाएगी। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यदि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल है तो वो क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा, मतलब 1 होगा। तो मतलब टी इज ऑर्थोगोनल implies T is 1 1, ये हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हम हमारे थ्योरम पे चलते हैं कि लेट वी एंड वी डैश बी इन प्रोडक्ट स्पेस, देन यदि हमारे पास ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि टी नॉर्म ऑफ टी यू इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इक्वल होगा तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट टी इज ऑर्थोगोनल। टी इज ऑर्थोगोनल इसका मतलब है कि टी यू टी वी इज इक्वल टू यू वी। और यहाँ से u इक्वल टू वी जैसे रखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा टी यू इज इक्वल टू यू यू। बाय डेफिनेशन नॉर्म ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी यू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू के होल स्क्वायर में अंडर रूट हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू। यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली हम मान के चलते हैं कि लेट हमारा टी यू इज इक्वल टू यू मान के चलते हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है टू शो दैट टी इज ऑर्थो, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए मान के चलते हैं कि हम ले लेते हैं हमारी इक्वेशन को लेके चलेंगे, यहाँ से u को रिप्लेस कर देंगे u प्लस वी से, बाय इक्वेशन ऐसे हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, बाय नॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉर्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं टी यू प्लस टी वी, इसको भी टी यू प्लस टी वी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ से हमको इस प्रकार से लिख सकते हैं ओपन करके, और राइट हैंड साइड में ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टी यू और टी यू के टी नॉर्म ऑफ टी यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी वी स्क्वायर, ये हमारा ऐसे ही लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में भी इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये, इसका मतलब दोनों इक्वेशन से ये इसके हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि टी यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमको पता है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, इसी प्रकार से टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास टी यू टी वी इज इक्वल टू यू वी। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया, इसका मतलब टी हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, लेट वी बी ए ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर लीनियर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू एन प्रोडक्ट स्पेस वी डैश इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली द सेट इज ऑर्थोगोनल। तो हमको प्रूफ करना है कि यदि हमारे पास कोई सेट है ऑर्थोगोनल बेसिस का u1 से लेके un तक है, ये होगा ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ये जो हमारा सेट है टी यू वन टी यू एन इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो टी होगा, टी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली कि जो हमारा ये सेट है ये ये हमारा जो सेट है टी यू वन इज ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। तो हम क्या काम मांग चलते हैं, सबसे पहले टी है जो इसको ऑर्थोगोनल लेके चल लेते हैं, इसका मतलब बाय डेफिनेशन इस पर लिख सकते हैं इसको। और यदि हम यहाँ पे इसमें u की जगह ui कर दे, v की जगह vi कर दे, तो यहाँ से ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, और क्योंकि ये हमारा सेट क्या है ऑर्थोगोनल हमको दिया हुआ है, इसका मतलब इसके लिए क्रोनिकल डेल्टा के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ही सेट बना, इस सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्रोनिकल डेल्टा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ये होगा कि हमारा जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है कि टी यू आई और टी यू जे का इनर प्रोडक्ट ले तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्रोनिकल डेल्टा आई जे। तो यहाँ से सेट हमारा ऑर्थोनॉर्मल हमने प्रूव कर दिया। सेकंड हम मान के चलते हैं कि लेट टी वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारा जो सेट है ये क्या है, हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो हमको प्रूफ करना है टू शो दैट कि टी इज ऑर्थोगोनल, हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि हम एक वेक्टर लेते हैं u v के अंदर, तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, t अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो t इक्वल टू इस प्रकार से हो जाएगा
अब हमको पता है कि नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म इनर प्रोडक्ट यू यू होता है, तो यहाँ से यू की वैल्यू इस पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, दोनों में यू की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट होगा यू आई यू जे के अंदर चले जाएगा। अब हमको पता है कि यू आई यू जे इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, यहाँ से क्रॉनिकल डेल्टा आई जे हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो समेशन है इसके वैल्यू 1 तभी होगी जब आई इज इक्वल टू जे। जैसे आई इक्वल टू जे रखेंगे तो यहाँ से अल्फा आई इज इक्वल टू अल्फा जे हो जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन अल्फा आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम यदि टी यू के नॉर्म के स्क्वायर को रखते हैं सेम डेफिनेशन, यहाँ से टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, टी को इससे रिप्लेस कर देंगे बाय सेम डेफिनेशन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारा लीनियर ट्रांसमिशन हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना, टी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी यू आई टी यू जे, इसको देखो हम पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, हम मान के चलें कि ये क्या है, टी यू आई जे टी यू जे इज ऑर्थोनॉर्मल, तो बाय ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन हमारे पास टी यू आई टी यू जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, तो इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे, इसके इक्वल आएगा सेम एज इट इज आई इज इक्वल टू जे पे वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, समेशन अल्फा आई के स्क्वायर के, और इस ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया समेशन आई, इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, और इसका मतलब क्या है, टी इज ऑर्थोनॉर्मल, हमने प्रीवियस थ्योरम में इसको प्रूफ किया गया, तो यहाँ से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हमारा सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे कि इफ T इज एनी मैप फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस V टू इटसेल्फ सच दैट वो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि T0 इज इक्वल टू 0 एंड TU माइनस TV इज इक्वल टू U माइनस V, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी, तो हमको क्या प्रूफ करना है, T इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसमिशन हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर लेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो दोनों को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे टी नॉर्म ऑफ टी यू लेके चलते हैं, इसमें से माइनस 0 कर देंगे और 0 को रिप्लेस कर सकते हैं टी ऑफ 0 से, टी ऑफ 0 कर दिया, बाय सेकंड प्रॉपर्टीज को हम ले सकते हैं यू यू, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया, टी यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू, इसका मतलब टी इज ऑर्थोगोनली हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने जस्ट पिछले थ्योरम में किया था, तो यहाँ से टी, इसका मतलब टी इज ऑर्थोगोनल, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ऐसे प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से इन्होंने दूसरा तरीका भी यूज किया हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे यहाँ से। तो हम पहले थ्योरम में देख लेते हैं, जो यहाँ से भी सीधा प्रूफ हो सकता है बाय प्रीवियस थ्योरम, लेकिन हमको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये प्रूफ कर लेना सेम जो हमारा प्रीवियस तो प्रूफ है उसकी तरह किया हुआ है। तो देखो ये हमारे सारे स्टेप प्रीवियस के ही हैं, तो यहाँ से आप कर लेना इसको, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से अपना ये हो गया। अब हम आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। अभी तो हमने देखा था ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसमिशन, अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमारी कोई मैट्रिक्स है AN क्रॉस N AIJ और आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ CJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ, ठीक है। इसमें यहाँ पे CI क्या है, ith कॉलम ऑफ A, और इसी क्या है एज ए कॉलम वेक्टर इन Rn, ऐसे ही ये है jth कॉलम ऑफ A एज ए कॉलम वेक्टर ऑफ Rn, ठीक है। तो यहाँ से ये यदि कोई मैट्रिक्स पर से कंडीशन से सेटिस्फाई करेगी तो डेल्टा IJ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके लिखें तो इसको यहाँ पे इस पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ARJ I इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा IJ। यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कोई मैट्रिक्स तो हमारे पास ये
कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,